वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी टेट के, जिसमें उर्दू सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सभी सॉल्व हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस सॉल्व करने वाले हैं। 2011 का पेपर है ये, ईवीएस का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम में जितने भी जो जीव समुदाय के जो जीव होते हैं और उनके चारों ओर जो वातावरण होता है, वो एक दूसरे से आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और इसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका उदाहरण क्या है। मैंने आपसे कहा जितने भी जीव समुदाय के जो जीव होते हैं, उनके चारों ओर जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो आपको एग्जाम्पल वो ही ढूंढना है, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इकोसिस्टम का। एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो ए.जी. टांसले ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, इकोसिस्टम शब्द का। किस ईयर में किया था? तो 1935 में किया था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। देखिए यहाँ पे ईयर है, केवल ईयर है, ठीक है। वाटर, केवल वाटर, सॉइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉन्ड दिया है, अगर आप ध्यान दें तो पॉन्ड में मछली होती है, ठीक है, पेड़ भी होते हैं, पानी भी होता है। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे जितने भी जीव समुदाय के जो जीव हैं, जैसे कि मछली आ जाएगा, और आज इनके चारों ओर पाए जाने वाला वातावरण जैसे कि पानी, तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो पॉन्ड में ही यहाँ पे पॉन्ड में ही आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें मछली, पेड़, पानी सब है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉन्ड, तालाब। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इससे डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे इकोसिस्टम के, जैसे कि नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। आप इसके कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए फिर वो आगे देखेंगे, जब आप इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी तो अब आपको डिटेल से इस सब के बारे में बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। विच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर, यानी कि कौन जीव कारक नहीं है। कौन सा यहाँ पे जीव कारक नहीं है, ऐसा कारक जिसमें जीवन ना पाया जाए, ठीक है। कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिसमें जीवन ना पाया जाए, विच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर। बायोटिक और एबायोटिक में अगर आप डिफरेंस नहीं जानते हैं, तो बायोटिक वो होता है जिसमें जीवन हो, और एबायोटिक वो होता है जिसमें जीवन ना हो। यहाँ पे पूछें कि कौन सा बायोटिक फैक्टर नहीं है। अगर आप गौर करें तो पेड़ पौधों में जीवन होता है, एनिमल्स में जीवन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें भी जीवन होता है, ये भी बायोटिक फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे डी दिया है रॉक्स। रॉक्स आपका बायोटिक फैक्टर नहीं है, बल्कि ये ए बायोटिक फैक्टर है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रॉक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन, यानी अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी कि मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन दिया है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। बी दिया है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। देखिए स्थल मंडल वो स्थान होता है जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, लैंड जिसे आप बोल सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल वो स्थान होता है जहाँ पे पानी पाया जाता है। सी वो स्थान है जहाँ पे वायु पाई जाती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, माया वायुमंडल यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है। डी है आपका फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल में। तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा स्थल मंडल में पाए जाएंगे, यानी कि लिथोस्फीयर में पाए जाएंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नहीं, प्रकाश मंडल में बिल्कुल भी नहीं, ना ही वायुमंडल में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन केवल दो ऑप्शन में है कि लिथोस्फीयर में या हाइड्रोस्फीयर में। जल मंडल में भी पाए जाएंगे, लेकिन अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी कि अनमृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पैरासाइट्स, बी ऑप्शन दिया है डिकम्पोजर्स, सी ऑप्शन दिया है स्कैवेंजर्स,
और डी ऑप्शन दिया है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन होगा, क्योंकि ह्यूमन मीट भी खाता है, साथ ही साथ वो फल फ्रूट्स भी खाता है, यानी कि वो चिकन भी खाएगा, साथ ही साथ वो फ्रूट्स भी ले रहा है। उसी तरह से जैसे कि भालू, भालू भी ओमनीवोर्स होंगे क्योंकि वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, तो भालू भी एग्जाम्पल आपका ओमनीवोर्स का होगा, ह्यूमन भी एग्जाम्पल आपका ओमनीवोर्स का होगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन है पैरासाइट, पैरासाइट भी नहीं होगा क्योंकि पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करें, ठीक है। जैसे कि मानिए ये ए है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है, जो ये बी ऑर्गेनिज्म है ये है आपका पैरासाइट, और ये जो ए ऑर्गेनिज्म है ये है आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म। बी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ए में रहकर यानी कि ए ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहा है, ए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं, बिना कोई फायदा दिए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। देखिए अब यहाँ पे बचा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। बी ऑप्शन है डीकम्पोजर्स और सी ऑप्शन है स्कैवेंजर्स। देखिए स्कैवेंजर्स ही होते हैं ऐसे एनिमल्स जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें ही स्कैवेंजर्स कहते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स और कॉल्ड, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपना खाना अपना भोजन मरे हुए जानवरों को खाकर, समझिए, वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे कौन से हो जाएंगे, जैसे कौवा है, कौवा भी क्या है स्कैवेंजर्स है। उसी तरह से चील है, गिद्ध है, ये सभी एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स के होते हैं। डीकम्पोजर्स में आपके आ जाएंगे बैक्टीरिया, फंगी, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, ये सब डीकम्पोजर्स होते हैं। लेकिन स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसे कि कौवा है, गिद्ध है, चील है, कुत्ता है, ये सभी एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैवेंजर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। CNG इज द एब्रीविएशन ऑफ, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पूछें कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो C फॉर होता है कंप्रेस्ड, N फॉर होता है नेचुरल, एंड G फॉर गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है। अगर आपने पेट्रोल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा CNG के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में, इससे ऑब्टेन जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में, जिसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छे से इसे मैंने पढ़ाया है, इस चैप्टर को, पेट्रोल वाले चैप्टर को, तो आपको इसकी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 126 है, जो कि गलत क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन सही है लेकिन इसके ऑप्शन तीन करेक्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनिजम्स लुक्स आफ्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड, यानी कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। क्या वो WWF है या WHO है? तो आप लोग WHO से वाकिफ होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। सी यहाँ पे पीटर दिया है और डी यहाँ पे UN दिया है, तो यहाँ पे सी भी करेक्ट दिया है, ये भी है, डी भी सही है, ये भी है, साथ ही साथ ए भी यहाँ पे करेक्ट दिया था, इसलिए क्वेश्चन गलत माना गया था। इसमें सभी को इस क्वेश्चन पे सभी को कॉमन नंबर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 127 है टू मच यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विल कॉज, यानी कि कीटनाशक डालते हैं, जो कीटनाशियों के अधिकतर इस्तेमाल से होगा, क्या हो जाएगा? क्या उससे एयर पॉल्यूशन हो जाएगा? अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें इंसेक्टिसाइड्स का, उससे क्या होगा? क्या उससे एयर पॉल्यूशन होगा या नॉइस पॉल्यूशन होगा? तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, ना ही नॉइस पॉल्यूशन होगा, बल्कि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड, यानी कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? क्या वो हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट कहलाता है या एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाता है या सी ऑप्शन हाइड्रोफिलिक सॉल्ट या डी ऑप्शन हाइड्रोफोबिक सॉल्ट? देखिए यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा क्या यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सॉल्ट होगा या हाइड्रोफोबिक सॉल्ट होगा। अगर आप इस वर्ड को देखें, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है H2O।
हाइड्रो का। हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक मतलब क्या होता है? फिलिक मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ठीक है। फिलिक मतलब होता है, मैं लिख दे रही हूँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी को अट्रैक्ट करें, यानी कि जो पानी को अट्रैक्ट कर लें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक का हो जाएगा आपका सॉल्ट। सॉल्ट क्या पानी को अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल। अगर आप नमक को रख दें वातावरण में तो वो जो नमी होती है वातावरण की, वो उसे अट्रैक्ट कर देता है और जो नमक होता है वो आपका गीला हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सोप भी, सोप यानी कि जो साबुन होता है, अगर आप उसे पानी पे रख दें तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, यानी कि उसमें टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की पानी की, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक ही यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, रूट, जड़ भी क्या करती है? पानी को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, यानी कि वो भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। यहाँ पे जो डिहाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब मैंने आपको बताया पानी होता है, और फोबिक यानी कि ऐसी टेंडेंसी जो रिपेल करे, जैसे कि रिपेल मतलब दूर करे पानी को। जैसे कि ऑयल, क्या ऑयल और पानी मिक्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हाइड्रोफोबिक में आपका ऑयल आ जाएगा, वैक्स आ जाएगा, वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि ऑयल वैक्स आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर हुआ। लेकिन सॉल्ट है, सोप है, रूट है, ये सभी हाइड्रोफिलिक नेचर के हुए, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी को अट्रैक्ट करे, जिसमें टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, ऐसे सब्सटेंस को ही हाइड्रोफिलिक कहते हैं। लेकिन जिसमें टेंडेंसी होती है रिपेल करने की, वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 129 है, द टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ वायबल पॉल्यूशंस ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक, यहाँ पे गौर करिएगा लिखा है प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव के लिए प्रयुक्त पद है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा संरक्षण जो उनके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आवासों में संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को, उन्हें क्या कहेंगे? आपने पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी एक्स सीटू कंजर्वेशन और ऑप्शन यहाँ पे बी दिया है इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें डिफरेंस समझिए। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि ऐसा कंजर्वेशन, ऐसा संरक्षण जो उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाए, यानी कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण ही इन सीटू कंजर्वेशन होगा। जिसका एग्जाम्पल जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सभी क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है, जो उनके प्राकृतिक आवासों में उन्हें संरक्षण किया जाता है, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में। एक्स सीटू क्या है? एक्स सीटू होता है जो उनके प्राकृतिक में ना किया जाए, यानी कि जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को कुछ विशेष स्थानों में संरक्षित किया जाए, जैसे कि जू है। जू क्या है? जू आपका नेचुरल नहीं है, जू बनाया जाता है। उसी तरह से बोटैनिकल गार्डन है, जीन बैंक है, सीड बैंक है, ये सभी क्या है? एक्स सीटू है। यहाँ पे लिखा है कि उनके प्राकृतिक अधिवासों यानी कि जो प्राकृतिक जगह है उस जगह पे उनका संरक्षण कराया जाए, तो ऐसा संरक्षण, ऐसा कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है। यानी कि प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, समुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्रिक कक्ष में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यहाँ पे सिंपल इसका हो जाएगा ऑलिव रिडले की। सबसे ज्यादा प्राचीन पूछ रहा है, यहाँ पे समुद्रिक कछुओं की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी ऑलिव रिडले।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। क्या वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, ना ही सॉइल पॉल्यूशन से, ना ही नॉइज पॉल्यूशन से, बल्कि एयर पॉल्यूशन से, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जब पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि जब गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की जब गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं जिससे जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, तो उसी से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कारण है हमारे विश्व ऊष्मायन का, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, स्टेलेक्टाइट, जो स्टेलेक्टाइड है या स्टेलेग्माइट है, ये किसका निक्षेपण होता है, यानी कि इसमें से किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट्स होती हैं, किस चीज़ का निक्षेपण होता है, क्या सिलिका का, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, ओशियंस कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि महासागरों का पृथ्वी पर लगभग कितना पार्ट है, क्या 3/4 है, या 1/2 है, 1/4 है, या 2/3 है। ठीक है, महासागरों का पृथ्वी पर कितना भाग है, लगभग यहाँ पे पूछे हैं, अप्रॉक्सीमेटली पूछे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3/4 यानी कि 3/4 है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है स्मोक एंड फोग, यानी कि जो धुआं नहीं होता है, जो फॉग होता है, या एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम कार्स, यानी कि जो कार से, जो वाहनों से जो गैस निकलती है वो, या फिर सी यहाँ पे दिया है गैसेस फ्रॉम बर्निंग वुड और चारकोल, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी कारण है, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सभी उदाहरण है वायु प्रदूषण का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, द लॉ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज प्रिवेंट द यूज ऑफ, किस चीज़ का, यानी कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। आप सभी ने इसको तो देखा भी होगा कि कभी बहुत बार प्लास्टिक को बंद किया गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं यही पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं। कई बार तो ये बैन भी हो चुका है, कई बार हमें पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं वो, यानी कि पॉलीथीन जो प्लास्टिक की होती हैं वो नहीं मिलती है, प्लास्टिक बैग को रोका गया है ताकि पॉल्यूशन ना हो। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया था पेपर बैग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मना नहीं है, ना ही नायलॉन बैग का इस्तेमाल मना है, ना ही लेदर बैग्स का, बल्कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक से ही पॉल्यूशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। पहला है गैसेस फ्रॉम कार्स, बी ऑप्शन दिया है गैसेस फ्रॉम ट्रीज, सी ऑप्शन दिया है हॉट एयर फ्रॉम ओवन, या फिर डी ऑप्शन दिया है कुकिंग गैस। देखिए यहाँ पे कुकिंग गैस नहीं होगी, ना ही गैसेस फ्रॉम ट्रीज होगा, ना ही यहाँ पे हॉट एयर फ्रॉम ओवन होगा, बल्कि यहाँ पे गैसेस फ्रॉम कार्स हो जाएगा। वाहनों से जो निकलती हैं गैसेस, यही कारक होता है विश्व ऊष्मायन का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट आर मेटल बेयरिंग रॉक्स कॉल्ड, यानी कि धातुमय प्रस्तर किससे कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बिटुमिन को, बिल्कुल भी नहीं, बॉक्साइट को, या फिर है मेटालॉइड को, या फिर है ओर्स को। तो ओर्स को भी नहीं कहा जाता है, ना ही मेटालॉइड को कहा जाता है, बल्कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, इसे ही कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138,
ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब, यानी कि जो ट्री होते हैं वो रिड्यूस करते हैं पॉल्यूशन को, क्योंकि वो कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड इन। पहला ऑप्शन है बोफोल्ड पैमाने में, बी ऑप्शन है डेसिबल में। डेसिबल में देखिए नॉइस पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है, डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ना बी होगा ना यहाँ पे ए होगा। न्यूटन, जैसे कि आप जानते हैं फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने में। रिक्टर पैमाने में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, राइज इन वाटर लेवल इन ओशन इज ड्यू टू, यानी कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, जल के जो वृद्धि हो जाती है उसका कारण क्या होता है, जल के लेवल का यानी कि जल स्तर का। तो पहला है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस एंड पोलर रीजन, एक्सेस रेनफॉल, या फिर एसिड रेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ही कारण माना जाता है महासागरों में जल स्तर के बढ़ने का, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली, लगभग, क्या 44%, 23% या 40% या 21%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 78% हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और 1% अन्य गैसेस। अन्य गैसेस में जैसे कि ऑर्गन है 0.93%, ठीक है, ऑर्गन प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, कौन सा यहाँ पे परम ताप क्रम पैमाना कौन सा है यहाँ पे, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कौन सा है, क्या वो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, या फिर केल्विन है, या ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन, केल्विन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय, यानी कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अगर आप नहीं जानते कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसमें जो पेड़ होते हैं वो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना भोजन खुद प्राप्त नहीं करते बल्कि वो बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया है कि सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स यहाँ पे लिखा है, बी ऑप्शन दिया है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, जी नहीं, एनिमल्स नहीं बनाते, एनिमल्स यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, प्लांट्स केवल करते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे दिया है ऑल ग्रीन प्लांट्स, और डी यहाँ पे दिया है वायरसेस, वायरसेस भी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन ए में दिया है ऑल प्लांट्स, ऑप्शन सी में दिया है ऑल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसी की वजह से जो पेड़ होते हैं वो ग्रीन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, और इसी की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में तो होती ही है लेकिन उसमें क्लोरोफिल भी होता है। यहाँ पे सभी हरे पौधे द्वारा, जो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि प्रदूषण किस में नापा जाता है, क्या यहाँ पे फोन जो दिया है ऑप्शन 1, या फिर है डेसी, या फिर है डेसिबल, या फिर है डेसिमल। देखिए डेसिमल नहीं होगा, डेसिमल क्या होता है जो आप मैथ में पढ़ते हैं डेसिमल, तो ये तो डेसिमल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे डेसिबल होगा। नॉइस पॉल्यूशन जिसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट के लिए क्या चीज़ हार्मफुल है यानी कि नुकसानदायक है, क्या वो पेपर होगा या फिर एक क्लोथ, कपड़े, या मेटल, या प्लास्टिक। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने आंसर किया था कि प्लास्टिक बैग्स का मना किया गया है, प्लास्टिक बैग का यूज़ करना, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है इसी से पॉल्यूशन होता है, इसीलिए ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, द मोस्ट हार्मफुल सल्फर कंटेनिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी गैस होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है, यानी कि ऐसी गैस जिसमें सल्फर हो, कौन सी होगी। क्या वो ए जो ऑप्शन दिया है, बी जो ऑप्शन दिया है यानी कि H2S, या फिर है SF, यहाँ पे 6 लिखा है SF6, या फिर SO2 जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा घातक जो होती है सल्फर में वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला क्वेश्चन है जिसकी वजह से काफ़ी यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी वजह से ताजमहल जो पानी में अगर ये मिल जाती है तो एसिडिक हो जाता है। रेन जो होती है, अगर पानी मतलब जो रेन वाला पानी होता है अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से ताजमहल का जो रंग होता है वो भी फीका हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, एयर पॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, जो वायु प्रदूषण है वो किससे कम किया जा सकता है, क्या ट्रीज से। बिल्कुल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जो एयर पॉल्यूशन है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं ट्रीज लगा के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जो दिया है ट्रीज, वो ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन दिया है फिश, सी ऑप्शन दिया है एनिमल्स, और डी ऑप्शन दिया है सनलाइट। एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 सितंबर, या 5 जून। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। किस ईयर में इसे घोषित किया गया था, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस ईयर घोषित किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए तो 1972 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, यानी कि कौन सी लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं उससे। क्या वो आयन यानी कि आयन मंडल है, या क्षोभ मंडल है जो सी ऑप्शन दिया है, या बी ऑप्शन है ओजोन लेयर। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा, आप सभी पढ़ चुके हैं, ओजोन लेयर ही हमें प्रोटेक्ट रखती है, यानी कि अर्थ को प्रोटेक्ट रखती है सन की हार्मफुल रेज से, जिससे कई बीमारियां होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस इंडिकेट। फ्लोरा और फौना को अगर आप सिंपल वे में समझे तो ये क्या होते हैं। देखिए, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फौना मतलब होता है एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी फौना में आएंगे। तो सिंपल इस वर्ड का मीनिंग ही होता है, फ्लोरा मतलब होते हैं प्लांट्स और फौना मतलब होता है एनिमल्स, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स। बी ऑप्शन दिया था फिशेज एंड प्लांट्स, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बर्ड्स एंड ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 2011 का पेपर सॉल्व किया है, EVS का, इन्वायरमेंट का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।